इख्तलाफी नोट में जनाब बाबर अमान साहब के साथ मैं हूं लीना इलियास। बाबर साहब नवाज शरीफ साहब आज JIT में पेश हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, अंदर क्या सवालात हुए, हम आपका इस पर टेक जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज वो कहते हैं ना, निगाह रूबरू ज़िल्ले इलाही तशरीफ़ लाते हैं, लॉन्ग अवेटेड जो उनकी पेशी थी वो मुकम्मल हुई। उन्होंने और उनके जो गुल्लू भट्टों की टीम है ये कहा कि हमने JIT पे भी और सुप्रीम कोर्ट पे भी बड़ी मेहरबानी की है कि हम वहाँ पे चले गए। कौम ये समझती है कि आज पानामा केस का सबसे बड़ा मुल्ज़िम उसके नाम का पुकारा हुआ एक तरह से कि मुल्ज़िम नवाज शरीफ हाजिर हो। पाकिस्तान के लिए नदामत का दिन था, पाकिस्तान के लिए आलमी तौर पे मीडिया के जो तबसरे हैं वो इस काबिल हैं कि बंदा सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, शर्मिंदगी का दिन था जी। लेकिन यहाँ ना कोई शर्म थी और ना कोई हया थी। उसके कुछ पहलू ऐसे हैं जो मीडिया के सामने आए और बुनियादी नुक्ता आज जानने वाला ये है ख़वातीन व हज़रात के वो क्या ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिसकी रोशनी में नवाज शरीफ को पेश होना पड़ा और जिसकी रोशनी में JIT बैठी और जिसकी रोशनी में सवालात हुए। नवाज शरीफ आज जब बाहर निकले तो उन्होंने सबसे पहले, मैं आपकी तवज्जो के लिए 3-4 बातें, जो उनकी तकरीर है उसका स्क्रिप्ट इस वक्त मेरे सामने, और उस तकरीर से पहले मैं 2 बातें कह देता हूँ। ये पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर आज़म है जो फ़ोटो बनाने से भी डरता है और रिपोर्टरों से भी डरता है। अंदर इनको खौफ ये था कि मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी और इनके वकील साहब की इस्तदा रिजेक्ट कर दी और कहा कि जाहिर है ज़रूरत होगी तो तब रिकॉर्डिंग होगी, ताकि अगर किसी जगह टैबुलेट करना पड़े पॉइंट्स को तो कोई बात रह ना जाए। एक और दूसरा ये था कि ये इस बात से भी खौफजदा थे कि रिपोर्टर में पूछेंगे, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो नाकाम शायर की तरह दिल्ली के मुशायरे में गए, वहाँ अपनी गज़ल सुनाई और उसके बाद अंडों के खौफ से जिस तरह शायर भाग गया था, सवालों के खौफ से इस तरह से प्राइम मिनिस्टर भागे। ये बड़ा डिसग्रेसफुल तरीका था वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए। इसके साथ ही एक और डिसग्रेसफुल काम ये हुआ कि जो इर्द गिर्द मैंने अभी निकलवाया था अपने प्रोड्यूसर से कि इनके पास सीटें कितनी हैं। ये जो पिंडी डिवीज़न है इसमें 9 MNA की सीट्स हैं और MPA की सीट्स के अलावा 17 सीटें हैं, कोई 2-3 के अलावा सारी की सारी इनकी हैं। पूरी कोशिश के बावजूद, और इन्होंने SMS चलाए थे जो इनका लॉयर्स फ्रंट था उसकी तरफ से, पूरी कोशिश के बावजूद चंद दर्जन लोग भी निकलने के लिए तैयार नहीं हुए। यहाँ उनका एक फेडरल एरिया में MNA और पूरे डिवीजन में उनकी बेशुमार सीटें, इसके बावजूद लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। इस एतबार से इनका जो गुल्लू शो था अदलिया को जेर दबाव लाने के लिए कि बड़ी पब्लिक है भाई, बड़ा रौला है भाई, बड़ा रश है भाई, वो नाकाम हो गया। उसके साथ ये इस बात पे भी नाकाम हुए कि इन्होंने कहा था कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म आएंगे तो सारों के अलावा मज़ीद सवालों का भी जवाब, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेश किए वो सारे के सारे ऑर्डर में लिखे हुए सवाल हैं। इस वक्त वो भी मेरे सामने, मैं अभी उनकी तरफ जाने लगा हूँ और बाकी जवाब जो है वो कहते हैं मैं 3 नस्लों का दे के आऊँगा। अच्छा, पहले 3 नस्लों की मैं बात कर लेता हूँ। ये जो 3 नस्लों के हिसाब वाली बात है ना और एहतसाब वाली बात है, इसकी हकीकत भी कौम के सामने खोल के रखते हैं। पहली नस्ल का इन्होंने इस तरह से एहतसाब और हिसाब दिया कि इत्तफाक फाउंड्री एंड वर्क्स जो 10 मरले की थी उसमें से 10 ममालिक में और दुनिया के कई बर्रे आज़मों में इनकी जायदाद पहुंच गई। ये हिसाब था पहली नस्ल का। दूसरी नस्ल का ये हिसाब था कि मुशर्रफ दौर में जब इनको पकड़ा गया और पाकिस्तान की तारीख में नवाज शरीफ को पहली दफ़ा पकड़ा गया, करप्शन चार्जेस पे पकड़ा गया और एक चार्ज और था जो एंटी टेररिज्म का था, उसमें जब पकड़ के इनको बंद किया गया तो इतना जोरदार इन्होंने और इतना खौफनाक और इतना दर्दनाक और इतना इबरतनाक इन्होंने हिसाब दिया कि इनको फौरन एक जहाज आ गया सऊदी अरब का, इनके लिए फौरन इनके बावर्ची इकट्ठे हो गए, इन्होंने अपने देगचे उठाए, मर्जी की डिशें उसमें डाली, अपने जो भी सामान था वो उठाया, पैसे सारे उठाए और जद्दा चले गए। इस खौफनाक, आप अंदाजा कीजिएगा, एहतसाब के दौरान इनकी अजीजिया में और जद्दा में मिलें लगना शुरू हो गई और कोई लोग कहते हैं कि इसराइल से वहां से उन मिलों के लिए स्क्रैप आना शुरू हो गया। कोई लोग ये कहते हैं कि उस दौर में लंदन में भी कुछ बनना शुरू हो गया। कोई लोग कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इनके असासे और पैदा होना शुरू हो गई। ये दूसरी नस्ल का है। और तीसरी का तो इससे भी खौफनाक एहतसाब हुआ कि जो शनाख्ती कार्ड की उम्र वाले नहीं थे उनके पास अरबों रुपए आ गए। ये कहते हैं जी हमने बड़ा खौफनाक हमारा एहतसाब हुआ है। अब जरा चलिए एक बुनियादी सवाल कि आज की जो एक्सरसाइज थी वो थी क्या। ये जो इस वक्त शोरो गोगा किया जा रहा है ना, वो सिर्फ एक नुक्ते पे है
वो नुकता ये है कि लोगों को पता ना लग सके और जिनको पता है उनको याद ना रह सके कि वो क्या ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसकी वजह से आज नवाज शरीफ को वहां बुलाया गया, नवाज शरीफ पेश हुए और नवाज शरीफ का वहां पे क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरह से हुआ, इनका बयान हुआ और फिर इनके ऊपर सवालात हुए। वो जो सवालात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर में वो इस तरह से हैं कि गल्फ स्टील मिल्स जो मियां शरीफ साहब की मिल्कियत थी वो कैसे वजूद में आई, यह पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और मुझे उम्मीद है कि नवाज शरीफ साहब ने इसका कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि उनको अगर आप पढ़ें उनकी तकरीर या सुने उनकी तकरीर, वो कहते हैं तमाम असासों वसाइल की दस्तावेजात मुतल्लिका इदारों के पास पहले से मौजूद हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो हिसाब नहीं दिया, आज JIT के पास भी वो हिसाब देने में नाकाम हुए। पहले सवाल का जवाब ये है। मैं सुप्रीम कोर्ट के सवालात पे हूँ, हम आपको बताएंगे कि हमारा गेस वर्क क्या कहता है, जिसको विजदान भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा, वो सारा क्या कहता है कि इनके ऊपर क्या सवालात आज JIT में हुए। दूसरा सवाल ये था, ये इदारा क्यों फरोख्त किया गया, इसके वाजिबात का क्या बना, यानी इसके ऊपर जो कर्जे थे उनका क्या बना और जो इसने देना था लोगों का उसका क्या बना और ये इदारा क्यों फरोख्त किया गया। तीसरा सवाल ये था कि इसकी फरोख्त से मिलने वाली रकम कहां पर इस्तेमाल हुई। जाहिर है ये पहले सोर्स ऑफ इनकम पूछा जा रहा है, सोर्स ऑफ इनकम पूछने के बाद उनसे पूछा जा रहा है कि ट्रेल क्या है, पैसे कहां से किधर शिफ्ट हुए और किस जरिए से हुए। फिर अगला इसका सवाल ये है कि इस मिल की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम जद्दा, कतर और बरतानिया कैसे मुंतकिल हुई। आप जरा यहाँ पे एक सेकंड के लिए रुक जाइएगा। इन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब की इस जो स्क्रिप्ट है इसमें मौजूद है आज उनकी तकरीर में, कि मैंने एक एक पाई का हिसाब दिया है। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब आप कौम को ये बताएं, आपने ये जवाब दिया है कि पाकिस्तान से आपके अब्बा जी के पास कैसे पैसे आए, ये पैसे अब्बा जी ने कैसे पहुंचाए दुबई में, दुबई में मिल लगने के बाद ये पैसे लेके अब्बा जी कैसे गए कतर में, अब्बा जी ने कतर से कैसे ये माल फिर ट्रांसफर किया, किसके नाम और किस तरह से ये पहुंचा जद्दा में, जद्दा से ये अजीजिया कैसे पहुंचा और अजीजिया से ये लंदन कैसे पहुंचा। इसमें तो पाई का हिसाब किसी जगह है ही नहीं। आप ये कौम को धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे जब आप कह रहे थे मैंने पाई का हिसाब, पाई का हिसाब उन्होंने पूछा ही कोई नहीं है। उनका सवाल ये था कि इस मिल की, आपके अब्बा जी की मिल दुबई वाली फरोख्त होने से हासिल होने वाली रकम नंबर 1 जद्दा कैसे पहुंची। आपने जवाब दिया जद्दा कैसे लेके गया, कौन सा बैंक आपने इस्तेमाल किया, कौन सी आपने TT इस्तेमाल की, आपने जिस तरह से इमरान खान की साबका एहलिया ने उनको सारा ट्रेल भेज दिया है, जिस तरह से जमाइमा ने उनको अपने बैंक के अकाउंट्स भेज दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने दरखास्त दी है, जाहिर है कि वो फॉरेनर हैं, उनके अकाउंट्स को खुफिया रखा जाए। उसके मुल्क के अंदर इसके बड़े नताइज होते हैं और वो पोलिटिसाइज भी हो सकती हैं, इसलिए उन्होंने ये दरखास्त की है। आप बताइए कौम को, मैं सवाल पेश कर रहा हूं नवाज शरीफ साहब के सामने, कौम की तरफ से JIT ने सवाल किया है, मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिख के किया हुआ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपके अब्बा जी की मिल कहां से आई, कौन से पैसे थे 1972 में, आपको कौन से पैसे मिले थे जब आपकी मिल, आप कहते हैं कब्जा हो गया था, किसने आपको पैसे दिए थे, आपको कोई चेक मिला था, आपने कोई अपने बैंक में TT लगवाई हुई थी, आपने किसी से एग्रीमेंट करके वो पाकिस्तान पैसे कमाए कैसे थे आपने, ये बुनियादी बात आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। और फिर वो पैसे यहां से दुबई कैसे गए, दूसरी बात उसका सवाल का जवाब आप कौम के सामने रख दीजिए नवाज शरीफ साहब। वो ये है कि फिर ये रकम जो है दुबई से कतर किस तरह से मुंतकिल हुई और कतर से फिर ये जद्दा कैसे जाती है और फिर बरतानिया कैसे, ये सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की। आप कैसे मैंने पाई का हिसाब दे दिया, आपका भाई बोलता है वो कहता है मैंने धेले का हिसाब दे दिया, बाकी कहते हैं टेडी पैसा हमने नहीं छोड़ा। ये बात, इस पे मुझे इत्तेफाक हो गया, टेडी पैसा भी इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जिसके पास अरबों का हाथ लगता है वो मारता है, जिसका टेडी पैसा जब होता था उस पर भी हाथ लगता था वो भी मारते थे। तो अगला सवाल यह है कि क्या 90 की दहाई, अब मैं सुप्रीम कोर्ट के सवालात नहीं, मेरे सवालात नहीं है, ये याद रखिएगा। 90 की दहाई यानी जो डिकेड गुजरा है 1990 वाला, उसमें उसके शुरू में इन द बिगिनिंग अवाइल में हसन और हुसैन नवाज शरीफ अपनी कम उम्री के बावजूद इस काबिल थे कि वो फ्लैट्स खरीदते या उनके मालिक बनते। दो सवाल आगे नवाज शरीफ साहब और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो आपसे पूछ रखे हैं। पहला सवाल ये है कि बचपन में, लड़कपन में, खेलने की उम्र में, चूसनी वाले अरसे में और झूले झूलने वाले अरसे में और कंडा गोला खाने वाले अरसे में आपके दोनों बेटों के पास ये फ्लैट्स कहां से आए, कैसे उन्होंने खरीदे? पॉसिबल ही नहीं है।
और उनके मालिक वो कैसे बनते गए, आपने ये जवाब दिया। आप कहते हैं मैंने टेडी पैसे का हिसाब दिया। टेडी पैसा कौन सा होता है जी जो पाकिस्तान में ईरानी? पाई पाई कौन सी है? पाई तो है ही नहीं। आपने जो सबसे छोटा सिक्का बनाया वो 5 रुपए का है गालिबन। इसलिए कौम को इन सवालों के जवाब की जरूरत बाद में थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये सवाल फॉर्मुलेट किए, आप तक ये सवाल पहुंचे, और ये सवाल इनकी कानूनी हैसियत के बारे में भी मैं खास बात बताना चाहता हूं। एंड में जाके मैं बताऊंगा लोगों को। अच्छा जी, अगला सवाल ये था कि क्या कतरी, ये हमाद बिन जासिम अस्सानी के खतूत का अचानक मंजर आम पर आना हकीकत है या अफसाना? बिल्कुल। एक बड़ी आसान बात ये थी कि आप कहते जी कि कतरी साहब मेरी गाड़ी में आए, मेरे बयान से पहले कतरी साहब का बयान ले लीजिए। और कतरी साहब कहते क्या अपने बयान में, जरा गौर से सुनिएगा ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तानियों जरा गौर से सुना। वो कहते हैं कि मुझे बताया गया। किसने बताया? अब्बा जी भी उन्होंने नहीं कहा। ये तो हर बात कहते हैं ना, अब्बा जी ने बताया। उन्होंने अब्बा जी भी नहीं अपने कहा, इसलिए कि उनके अब्बा जी के खिलाफ कू हो गया था, बेटे ने कू किया था, वो बैरून मुल्क थे, उनको मुल्क में आने नहीं दिया गया और वो बेचारे बाहर थे। फिर वो आखिरी दम पे जाके कुछ इंटरवेंशन करके उनको आए जब, तो बतौर बादशाह वो वतन में वापस नहीं लौट सके। ये बहरहाल उनका अंदरूनी मामला है। मैंने तारीख का एक जुमला मेरे जहन में आ रहा था, मैंने कौम के सामने रख दिया है। अच्छा, फिर ये है कि ये अचानक ये जो कतरी के खत आए इतने अरसे बाद, इन खतों का जिक्र किसी जगह आपने बरतानिया में जो लैंड रजिस्ट्री है वहां किया कि ये हमें तोहफा मिल गया था कतर से। आपने किसी जगह पाकिस्तान में अपने असासों में कहा कि कतर के कतरी ने हमें ये तोहफा दिया हुआ है। आपने किसी जगह इलेक्शन कमीशन के पास जो आपने असासे, उसमें किसी जगह डिक्लेयर किया होगा। आपने जो टैक्स रिटर्न्स हैं अपने पाकिस्तान में, उसमें किसी जगह आपने किया होगा। और आखिरी सवाल मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, इसका जवाब क्या आया होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि अगला सवाल ये था, आखिरी से मुराद अगला सवाल, हिस्सेस बाजार में मौजूद शेयर्स फ्लैट्स में कैसे तब्दील हो गए? यानी शेयर खरीदा आपने एक सिगरेट कंपनी का, शेयर खरीदा आपने, वहां तो जुए की फर्मों का भी बिकता है, पता नहीं कौन सा शेयर आपने खरीदा, वहां पब क्लब के भी शेयर होते हैं, ठीक है। वो शेयर खरीदने के बाद वो फ्लैट उसमें से कैसे निकला? ये जादू की छड़ी कैसे चली? ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। जेआईटी ने भी किया होगा, कौम सारी कर रही है। आप भी यही सवाल करना चाहती हैं? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इस सवाल का जवाब भी लेंगे, आपका गेस वर्क क्या कहता है वो भी जानेंगे नाज़रीन, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि इख्तिलाफी नोट में वक्त है। छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। का मैच है एरियल वर्सेस नामुमकिन दाग। निहारी
फाउंड्री है जो कि सोना उगलती है, जो कि सरिया नहीं उगलती, जो सोना उगलती है। और उसने सोना उगला और सोना उगला और इस फाउंड्री से पता नहीं कितनी स्टील मिल्स लग गई, कितनी स्टील मिल्स बिक गई, कितनी स्टील मिल्स खत्म कर दी गई और फिर नई स्टील मिल्स लग। मैं यहाँ पर यही कहूंगी, कितनी स्टील मिल्स लग गई, कितनी स्टील मिल्स बिक गई। अब आप ही बताएंगे कि इन्होंने किस तरीके से चीजें की हैं, क्योंकि रियलिटी तो आपके सामने ही है। देखिए, ये एक न्यूट्रल खातून है जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, और इन्होंने अपना प्रोफेशनल ड्यूटी करते हुए कौम पे एहसान किया कि जो सारा कुछ छुपाया जा रहा था वो सारा इन्होंने निकाल के दिखा दिया। अच्छा, अब इसके साथ ही चूंकि तस्वीर की बात हो रही है तो हम पहले 9वें सवाल पे थे, 10वें पे चलते हैं। और 10वां सवाल ये है कि नेल्सन और नेस्कॉल कंपनियां, इनके असल मालकान कौन से हैं? नेल्सन और नेस्कॉल दोनों कंपनी, इसके असल मालकान कौन से? ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर मैं कौम को दिखाना चाहता हूं कि आज जब ये यहाँ कहते हैं ना कोई शर्म होती है ना कोई हया होती है, पाकिस्तान में चूंकि नून लीग ने ये पार्लिमानी अल्फाज बना दिए अपने पार्लियामेंट के अंदर, इसलिए मैं इनको इस्तेमाल कर रहा हूं। और जब ये जाते हैं तो किस तरीके से पेश होते हैं, तस्वीर दिखा दीजिएगा। और एक ऐसी खातून जिसका अब्बा भी बरसर इक्तदार था जी। और वो था कहां? साउथ कोरिया के अंदर, सियोल के अंदर जी। ये जाती हैं जी जनूबी कोरिया में, उनकी साबिक सदर ये गिरफ्तार हैं, इनको हथकड़ियां लगी हुई हैं, ये खातून है, इसका कोई लिहाज उन्होंने नहीं किया, इसलिए कि ये मुल्क की सदर थी। इल्जाम ये था कि इस खातून की सहेली ने कोई गड़बड़ की, इसने कोई गड़बड़ नहीं की, इस खातून की सहेली ने गड़बड़ की। और जब हमारा जिले लाई जाता है तो किस तरह से जाता है, जरा वो तस्वीर देखिएगा, ये जरा देखिएगा जी। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? मैं किस तरह से बयान करूं कौम के सामने कि जमहूरियत किसको कहते हैं, कानून की अमलदारी किसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी किसको कहते हैं, एहतसाब किसको कहते हैं। अच्छा, और वो जो खातून है ना जी जिसकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी इस सारे अमल के दौरान उसने ये नहीं कहा कि ये खवातीन जो उसके साथ तफ्तीश कर रही हैं ये बड़ी बदतमीज है। उसने ये भी नहीं कहा कि जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनी हुई है जनूबी कोरिया में वो सारे के सारे कंटेनर पे चढ़ गए। उसने ये भी नहीं कहा कि इनको पता ही कुछ नहीं है, ये तो 007 की एक बॉन्ड की, जेम्स बॉन्ड की मूवी बना रहे हैं। उसने ये भी नहीं कहा कि ये किसी के हाथों में खेलने वाली पुतलियां हैं। उसने ये भी नहीं कहा कि इन पे मुझे एतबार नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि इनको काम ही कोई नहीं आता। उसने ये नहीं कहा कि ये कसाई की दुकान वाले हैं। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कानून के सामने अपने आप को सरेंडर किया। उसने कानून की अमलदारी के सामने अपने आप को सरेंडर किया। और दूसरी तरफ एक और तस्वीर है इस खातून की, एक और तस्वीर है पाकिस्तान की। वो जरा नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर जरा दिखाइए, जिसके ऊपर बड़ा शोर था कि बड़ी ज्यादती हुई है तस्वीर। दूसरी तरफ ये तफ्तीश देख लीजिए जी, वीआईपी चेयर है, साथ उसके टिश्यू का डब्बा पड़ा हुआ है, साथ कागजात पड़े हुए हैं, 2 रंग बिरंगे कलम पड़े हुए हैं। उन्होंने बड़ा इजी मूड उनका बना हुआ है और वो तकरीबन लगता यूं है कि जिस तरह से आधे सोए हुए हैं आधे जाग रहे हैं, इतने वो इजी बैठे हुए हैं रिलैक्स होके। और जब जनूबी कोरिया के सदर को लाया जाता है तफ्तीशी कमरे में तो किस तरह लाया जाता है, जरा देख लीजिएगा। ये खातून है जी, रस्सियों से बांध के, इसको कहते हैं जालिमाना एहतसाब, इसको कहते हैं असल एहतसाब, इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट एहतसाब, इसको कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कि मुल्क की सदर। और उसके इल्जाम क्या है? ये नहीं कि उसके बच्चे ने पैसे बनाए, लंदन में उसके कोई फ्लैट्स नहीं पकड़े गए, दुबई में उसकी कोई मिल नहीं पकड़ी गई, कोई कतरी का उसके पास खत नहीं पकड़ा गया, पनामा में इसका नाम नहीं पकड़ा गया। इसमें इल्जाम यह कि इसकी सहेली ने इसके नाम को इस्तेमाल करके मुफादात हासिल किए। ये है असल एहतसाब। और मैं इस बात पे हैरान हूं, मैं आज कौम के सामने ये बात खुल के करना चाहता हूं। पाकिस्तान में 5 कवानीन है जिनमें एहतसाब किया जाता है लोगों का। आज तक किसी ने नहीं कहा जालिमाना एहतसाब मेरा हो गया। ये कहते हैं एहतसाब हो गया, शुरू ही नहीं हुआ भाई। अभी तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अभी तो चलना है, अभी तो जीआईटी शुरू हुई है, एहतसाब तो शुरू ही नहीं हुआ। जीआईटी की रिपोर्ट आनी है, एहतसाब तो शुरू ही नहीं हुआ। जीआईटी की रिपोर्ट जानी है, एहतसाब तो शुरू ही नहीं हुआ। जीआईटी के बारे में भी 2 ओपिनियन है कौम में। कुछ लोग ये कहते हैं, बड़े मोतबर लोग भी कहते हैं जी मुकमुका है जीआईटी का। फर्ज कीजिए मुकमुका वाली रिपोर्ट आई तो आप किस तरह से छुपाएंगे अपने आप को? फिर किस पर्दे के पीछे कौन सी शक्ल लेके कौम के सामने आप जाएंगे अगर रिपोर्ट आपके हक में आ गई? अगर मुकमुका वाला इल्जाम दुरुस्त साबित हो गया जीआईटी के ऊपर, आई डोंट एग्री विद दैट। मैं अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। और अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ उन्होंने सारे इदारों के पास, सारे शख्सियात के पास और कतर भी जाके अगर वो खबर लेके आ गए
और उन्होंने वहां जाके मुझसे पूछा तो उसके पास कहने के लिए क्या है, वो क्या कहेगा जी? बिल्कुल। अगर ये सवालात ठीक लेके गए, वहां एक खतरा ये भी है कि जीआईटी के जो लोग जाएं उनको पहले कतर से बात की जाए कि उनको वापस आने दिया जाएगा, जी। कोई त्यारे का हादसा तो नहीं होगा, जी। किसी जगह को कार तो नहीं किसी के ऊपर चढ़ दौड़ेगी, इसलिए कि पाकिस्तान में एक आईन है, नवाज शरीफ का नाम आईन नहीं है, वहां शेख जासिम का नाम आईन है। पाकिस्तान में एक कानून है, शहबाज शरीफ का नाम कानून नहीं है। जितनी भी ये कानून की जिल्लत कर लें और रुसवाई कर लें आईन की, इसके बावजूद वहां जासिम का नाम आईन है। पाकिस्तान की सरजमीन का हर शख्स मालिक है, बिल्कुल। वहां सारे अशखास और सारी कतर की आबादी की मिल्कियत बादशाह के पास है। एवरीबडी इज अ सब्जेक्ट टू द किंग। ये फर्क है। इसलिए जो लोग जाएंगे, इनकी खैरियत का जिम्मेदार कौन है, इनकी हिफाजत का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल। जीआईटी के 2 जो अरकान भेजे जाएंगे, इनकी वापसी का जिम्मेदार कौन है? इनके बैग से कहीं कोई 2 किलो हीरोइन तो नहीं निकल आएगी दोहा एयरपोर्ट पे उतरते साथ ही, और उसके बाद ये जेल चले जाएंगे 170 साल के लिए। इसलिए कि वहां कानून का नाम बादशाह है, आइन का नाम बादशाह है, रियासत का नाम बादशाह है, ठेके का नाम बादशाह है, फरमान का नाम बादशाह है। अदालत ही कोई नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है ना। बादशाहत का मतलब है कि सारे के सारे वसाइल, जराए, गैस, पेट्रोल, आबादी, बंदे, बिल्डिंगें और जमीन। बिल्कुल। 50-50 साल से जो लोग अरब मुल्कों की बादशाहतों में रहते हैं, पाकिस्तानी, उनके पास 1 इंच जमीन अपनी नहीं है। सब किसका है? कफील का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कफील हालांकि बड़ा सख्त लफ्ज़ है। कफील तो अल्लाह ताला है, बेशक, जो हमारी कफालत करता है, जो हमारा राज़िक है, और वो कहता है मैं बेहतरीन कफील हूं। अच्छा, अब एक पहलू इसका ये था। एक दूसरा पहलू है कि नेल्सन और नेस्कोल नामी कंपनियों के असल मालकान कौन है? ये जो असल मालकान हैं इनकी कहानियां 2 हैं जी। क्या कतरी ने गिफ्ट किया इनको? वो बताएगा ना मैंने कैसे गिफ्ट किया। जी। देखिए ना, वो कोई जो तिलिस्मी कालीन है उड़ने वाला, उस पे रख के तो उसने गिफ्ट नहीं किया ना कि जाओ नवाज शरीफ साहब के घर चले जाओ। बिल्कुल। तो गिफ्ट करने का कोई तरीका बताएगा, डॉक्यूमेंट बताएगा, उसके पास भी कुछ नहीं है। उसके पास भी ओरल स्टोरी है। वो कहता है मुझे याद पड़ता है, हाँ, मुझे बताया गया था। आई अंडरस्टूड एग्जैक्टली कुछ इस तरह के लफ्ज़ थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप इजाजत दें तो मजीद सवालों के भी देखेंगे कि आगे क्या जवाब हैं, लेकिन नाज़रीन इख्तिलाफी नोट में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा।
किया गया, तारों के परे से खिताब किया गया, आप जवाब लेते ना जी, उनके सवाल लेके आप जवाब देते और उनको बताते क्या हुआ। दो बातें नवाज शरीफ ने की हैं जो डिसाइफर करने की, जिनके अंदर जाने की जरूरत है, जरा उसमें सफर करते हैं, थोड़ा सा अंदर चलते हैं। पहली बात, चंद दिन में एक बड़ी अदालत लगने वाली है। नवाज शरीफ साहब, ये गैब की खबर तो हो नहीं सकती, वही उतरना बंद होगी। ये कहां से खबर है कि बड़ी अदालत लगने? बड़ी अदालत तो है कि जो अल्लाह ताला की अदालत है, और आपने खुद कहा वहां GIT की जरूरत नहीं है, तो फिर ये बड़ी अदालत कौन सी है जो आप लगाने लगे? इसका एक नतीजा ये हो सकता है कि आप कोई फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान करने लगे, आप भागने लगे, इस सारे एहतसाब से इलेक्शन करना चाहते हैं, और इलेक्शन में फिर आप बतौर शहीद जाना चाहते हैं, जो आप कभी भी नहीं हो सकते। शहीद होने के लिए पहले जहाद जरूरी है, जहाद होता है फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जहाद होता है। करप्शन के रास्ते में कोई जहाद नहीं होता, किक बैक के कमीशन के रास्ते में कोई जहाद नहीं होता, कट के रास्ते में कोई जहाद नहीं होता, मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते में भी कोई जहाद नहीं होता। एक बात ये हो गई। अब दूसरा जो आपने इशारा दिया, बड़ी अदालत लगने वाली है, क्या आप किसी इदारे की तरफ इशारा कर रहे हैं? आपको मुशर्रफ तो नहीं याद आ रहा, या ज़िया-उल-हक का आपको याद है? आप क्या कह रहे हैं? कौम के सामने खुल के बात करें। आप कहानियां क्यों डाल रहे हैं? आप मखमसे में क्यों हैं? आप घबराए हुए क्यों हैं? अभी एक और तस्वीर थी, वो अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएं। आज जो जिनके बड़े बड़े शेरों के मुंह उतरे हुए थे जब वहां अंदर बैठे हुए हैं, और उस पर मैंने बल्कि एक छोटा सा तबसरा भी किया ट्विटर के ऊपर, ट्वीट मैंने की, और उसमें मैंने लिखा कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। आप जरा तस्वीरें देखिएगा, ये कितने बड़के मारने वाले जो हैं सारे के सारे, इनका क्या हाल है, इनका बुरा हाल आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब अगला इसका एक पहलू वो भी जरा देख लीजिएगा। दूसरी बात जो नवाज शरीफ ने की है वो ये है कि जनाब कठपुतली इदारे हैं, इसमें सिर्फ इन्वॉल्व दो तरह के। एक तो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसने ऑर्डर किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द लास्ट आर्बिटर इन दिस कंट्री, लास्ट एडजुडिकेटर इन दिस कंट्री। वो आखिरी अदालत है जो तनाज़ात में फरीक नहीं है, रेफरी है। आपने कठपुतली किसको कहा? जरा बोलिएगा, जवाब दीजिएगा नवाज शरीफ साहब। दूसरा इदारा फौज। आपकी बेटी ने यह कहा कि मेरे अब्बा के मातहत है फौज, तो कठपुतली किसकी हुई फौज? जरा बताइए ना जी। उसमें से दो इदारे फौज में से जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो कौन से इदारे हैं? पहला इदारा हो गया ISI, दूसरा इदारा हो गया MI। उनके कौन से लोग हैं? वो दोनों लोग हैं जो आपने खुद डाले थे, किसमें? डॉन लीक्स में। जब वो डॉन लीक्स में बैठे तो वो ठीक थे, वो पैनामा लीक्स में बैठे उस वक्त आपने बिठाए थे किसी और उम्मीद पे। जब उनकी रिपोर्ट आपने पढ़ी तो आपके पसीने छूट गए, इसीलिए आपने छुपाई हुई। बताइए ना, उसमें किसका नाम आता है आपके घर में से, अहले खाना में से? कौन है पर्दानशीं जिसके आंचल को आप नहीं चाहते कि कौम के सामने से हटा के आप पर्दादारी दिखा दें कि इसके अंदर कौन छुपा हुआ है? दिखाइए ना जनाब, नहीं कर सकते आप। जब वो ये दोनों इदारे, ISI का वही नुमाइंदा, MI का वही नुमाइंदा, जब बैठे हुए थे डॉन लीक्स में, जो नवाज शरीफ ने बनाई थी, एक घरेलू अपना फ्रेंडली रिटायर्ड जज साहब के ऊपर एक कमेटी, उसके रुकन तो ये ठीक थे। अब आ गए सुप्रीम कोर्ट के नीचे, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर अपनी सुपरिटेंडेंस रखी हुई है, सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर निगाह है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इख्तियार दिया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जवाब दे। अच्छा, JIT ने करना क्या है? अगर वो मुकमुका वाली बात थेरी रख लें सामने कि JIT का मुकमुका है, वो रख लें, तो JIT ने किसी को बरी तो नहीं करना, उन्होंने फाइंडिंग देनी है। फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एग्री करे या ना करे, उन फाइंडिंग्स में से एविडेंस निकाल के कहे भाई आपने शहादत ये जमा की, आपने सारे बटेर जमा करने के बाद इनको शेर कैसे करार दे दिया। दूसरी बात, आपने ये कहा किस इदारे को, और वो सारे इदारे आपके मातहत हैं, वो सारे इदारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट का वो हिस्सा है। मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दो इदारों की बात कर चुका हूं। वो सारे इदारे वो हैं जो कानूनी इदारे हैं, वो सारे इदारे वो हैं जो आपको उस वक्त अच्छे लगते हैं। अगर आपके इसहाक डार की मनी लॉन्ड्रिंग के बयान में जिसका जिक्र है वो स्टेट बैंक में होता है, स्टेट बैंक अच्छा, तफ्तीश वाला ठीक नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं आप? इदारों को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। इदारों को बर्बाद करने वाले इस मुल्क में पहले बर्बाद होके चले गए घर जी। तो ये किसकी बर्बादी की दास्तान नवाज शरीफ साहब लिखना चाहते हैं? एक सवाल और करना है, वो मैं सवाल रख जाता हूं कौम के सामने, फिर आप ब्रेक लेना चाहती हैं। इन कंपनियों को चलाने के लिए सरमाया कहां से आया? ये 12वां सवाल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ। बिल्कुल ऐसे मजीद अहम बातें और जरूरी बातें भी जानेंगे बाबर साहब से, लेकिन एक खिलाफी नोट में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
streaming, music, socializing, downloading पाकिस्तान के सबसे बड़े और ने किए हैं। पहली बात यह है कि जो 13वां सवाल है ख़वातीन और हज़रात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फॉर्मुलेट किया, वो ये है कि हुसैन नवाज शरीफ ने अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ को जो करोड़ों रुपए तोहफे में दिए वो कहाँ से आए। पहली बात यह है कि वो बताएंगे कमाई कितनी करते हैं, वो काम क्या करते हैं, बिजनेस कौन सा उन्होंने किया जिसमें से उन्होंने इतने कमाए जिसमें से करोड़ों रुपए अब्बा को वो तोहफे में देते रहे। अच्छा, अब आप अंदर की बात पूछना चाहती हैं, आप इसको कह लीजिए जी विजदान जिसको
इंग्लिश तसव्वुफ में कहते हैं सेंसरी परसेप्शन लिंक, आप इसको गेसवर्क कह लीजिएगा और कोई और नाम देना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। पहला सवाल जो हुआ आज हमारे अंदाजे के मुताबिक वो ये था कि पंजाब का वजीर खजाना बनने से पहले आपकी आमदनी और जायदाद कितनी थी, ये पहला सवाल है। 1985 के टैक्स के गोशवारे भी ये खबर चल चुकी है कि मांगे गए थे नवाज शरीफ साहब से कि वो साथ लेके आइएगा। ये पहला सवाल हमारे नुक्ता नजर के मुताबिक। दूसरा, वजीर आजम बनने से पहले बेटों का कारोबार, आमदनी और जायदाद क्या थी। वजीर आजम बनने से पहले नवाज शरीफ साहब के बेटों की आमदनी, जायदाद और कारोबार क्या था। जाहिर है कारोबार होगा उसमें से आमदनी होगी, आमदनी होगी उसमें से जायदाद होगी, इंटरलिंक्ड है जी, इसके 3 पोर्शन है। अगला सवाल ये हुआ, क्या इत्तफाक फाउंड्री 10 मरले की जायदाद थी। क्या इत्तफाक फाउंड्री 10 मरले की जायदाद थी। फिर अरबों रुपए में ये कैसे बिकी और सोने के अंडे जिस तरह से अभी कहा गया था वहां एक रिपोर्ट में, वो कहां से आए। एक और सवाल हुआ जी कि जो सबसे प्राइम क्वेश्चन था, मैं समझता हूं मेरे एतबार से, मैं पॉलिटिक्स में भी दिलचस्पी रखता हूं इसलिए, वो ये सियासत के अलावा पूरी जिंदगी आपने क्या कारोबार किया। मैं आपको इशारा दूं इस सवाल के हवाले से, नवाज शरीफ साहब कुछ साल पहले तक 4,000 या 5,000 या 6,000 रुपया टैक्स देते थे। बिल्कुल। और ये शाना जिंदगी और ये तर्ज जिंदगी जो है, ये आखिरी सवाल था कि आपकी शाना तर्ज जिंदगी और रिहाइश और आपके शब शबा और आपका जितना ये शोबाजी है, इसके अखराजात कहाँ से पूरे होते हैं। क्योंकि इन्होंने जो अपनी आमदनी जिसमें से ये पैसे कमाते हैं, इन्होंने 2 ट्रैक्टर, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर हैं। 2 ट्रैक्टरों के पीछे अगर मैं आपको 2 ट्रालियां लगा दूं, उनके पीछे 2-2 डंपर भी मैं आपको लगा दूं, उनके पीछे मैं आपके ट्रक बांध दूं, उनके पीछे मैं लोहे और सरिये की बनी हुई कोई पूरी स्टील मिल भी लाद दूं, तो तब भी ये पैसे आप कहां से पूरे करेंगे। ये वो सवाल थे जिनका आज इनको सामना करना। एक और बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात जो हुई वो ये थी कि बॉडी लैंग्वेज बर्बाद, कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड और जमीन के नीचे गिरा हुआ हौसला। ये लीडरशिप है जो पाकिस्तान के मुकद्दर कर दी गई है जाली इलेक्शन के जरिए से। ये लीडरशिप है जो कहती है कि अगली बारी फिर हमारी। ये लीडरशिप है जिससे लोग ये ख्वाहिश करेंगे कि वो पाकिस्तान को तरक्की दिला दे। और अब ज़रा देखिएगा जो लीडरशिप है उसके साथ लोग कितने उनकी हमदर्दी के लिए पहुंचे। पार्लियामेंट के अरकान की तादाद है 342, सेनेट के अरकान की तादाद है 108, पूरे मुल्क में तकरीबन 1000 के करीब, और जीबी शामिल करें तो और ज्यादा हो जाते हैं पार्लियामेंटेरियंस। आप जरा नवाज शरीफ साहब को यार जरा थोड़ा जूम इन कर जाए ना, आप क्यों जुल्म कर रहे हैं मेरे वजीर आजम के साथ, आप कौम के साथ भी क्यों ज्यादती कर रहे हैं। आप वजीर आजम साहब जा रहे हैं पेश होने के लिए, जट चढ़िया कचहरी बल्ले भाई बल्ले, जरा देख लीजिएगा किस हौसले के साथ ये जाते हैं और किस तरीके से दरबारी इनके साथ खड़े हैं। कौम दूसरी तरफ खड़ी है, कौम एहतसाब चाहती है, ट्रांसपेरेंसी चाहती है, रूल ऑफ लॉ चाहती है, सुप्रीम कोर्ट को मजबूत देखना चाहती है, फौज को मजबूत देखना चाहती है, कौम इदारों को मजबूत देखना चाहती है, ब्यूरोक्रेसी को दबाव से आज़ाद। इन्होंने घर की मासी बना लिया उसको काम करने वाली, ये कर तू उठ तू बैठ, और जाती मुलाजिम बना लिया सारे इदारों को। इसलिए नवाज शरीफ साहब जो खेल खेल रहे हैं वो खेल 2 लफ्जों में बयान किया जा सकता है, इनके अलावा कोई इदारा खुदा न खास्ता रहे ना रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। इनके कारोबार के अलावा किसी के घर का चूल्हा जले या ना जले कोई पर, ये 2 नुकाती इनका एजेंडा है। इसी पे इन्होंने सारी जिंदगी अमल दरामद किया है। इस एजेंडे की वजह से आज इनको और पाकिस्तान को एक दिलचस्प दिन देखने के लिए मिला जिसमें शर्मिंदगी ज्यादा थी और फतह और सुरखरुई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले बाबर साहब, आप हमेशा हमसे कोई खूबसूरत सी चीज़ जो है वो शेयर करते हैं, तो आज अवाम के लिए और हमारे लिए क्या है? आज तो सागर सिद्दीकी ने जो कहा वो मैं आपके कहने पे शेयर कर देता हूँ। उस सागर सिद्दीकी कहते हैं, भंवर आने को है ए अहले कश्ती ना खुदा चुन ले। भंवर आने को है ए अहले कश्ती ना खुदा चुन ले, चट्टानों से जो टकराए वो साहिल आशना चुन लें। चट्टानों से जो टकराए, और कहता है कि जमाना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूं। जमाना कह रहा है मैं नई करवट बदलता हूं, अनोखी मंजिलें हैं कुछ निराले रहनुमा चुन लें। अनोखी मंजिलें हैं कुछ निराले रहनुमा चुन लें। अगर शम्सो कमर की रोशनी पर कुछ इजारा है,
अगर शम्सो कमर की रोशनी पर कुछ इजारा है, किसी बेदर्द माथे से कोई तारे ज़िया चुन लें, किसी बेदर्द माथे से। यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर छनकेगी, यकीनन अब अवामी अदल की जंजीर छनकेगी। ये बेहतर है कि मुजरिम खुद ही जुर्मों की सजा चुन लें, मुजरिम जुर्मों की सजा चुन लें। असीरी में करें उसने गुलिस्तां की निगहबानी, कफस में बैठकर तायर ज़रा रंगे फिजा चुन लें। भंवर आने को है और बगोले निखते गुल के नुमाइंदे कहाँ सागर, बगोले निखते गुल के नुमाइंदे कहाँ सागर। सुने जो बात फूलों की वो हम राज़े सबा चुन लें। भंवर आने को है ए अहले कश्ती ना खुदा चुन लें। चट्टानों से जो टकराए वो साहिल आशना चुन लें, वो साहिल आशना।